चलो यार बच्चों, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड कर देते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम आगे सॉल्व करने शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की पहले बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रखा है कि एक कार है, जो कि मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, हुज मास इज 150 केजी। ठीक है, एक कार है जो कि 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, जिसका मास दे रखा है तुम्हें 150 केजी। तो पहले बना लेते हैं साथ में फिगर। 150 केजी की कार है और 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। अब बोल रखा है कि टू स्टॉप इट इन 1/5 सेकेंड्स द रिक्वायर्ड फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज। अब स्टॉप करना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। थोड़ी देर बाद ये कार रुक जाएगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और कितने टाइम में इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई है? 1/5 सेकेंड में। पूछा आ रहा है कि कितनी फोर्स लगानी है। तो पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और उसके बाद F इजिकल टू ma करके हम लोग फोर्स भी निकाल लेंगे। पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी है जीरो, v इजिकल टू यू प्लस एटी लगा रहा हूँ तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 8 माइनस a मल्टीप्लाइड बाय टी, या तुम चाहो तो प्लस 80 लिख सकते हो। फिर वो a जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव ये बता रहा है कि पीछे की तरफ लग रही है। तो 8 प्लस a मल्टीप्लाइड बाय 1/5। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी -40। माइनस साइन से भी ये बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी लग रही है। अब अगर एक्सेलरेशन -40 आ गई तो जो फोर्स होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगी। मास की वैल्यू है 150 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन आया -40, तो ये आ जाएगा माइनस का 6000 न्यूटन। माइनस से भी ये बता रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर तुम देखोगे तो 6000 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोलना चाह रहा है कि स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि स्विमिंग किस पर्टिकुलर लॉ ऑफ मोशन से डिस्क्राइब हो सकती है। तो सिंपल सा लॉजिक इसमें ये है कि जब तुम स्विमिंग करोगे तो ऑब्वियस बात है, तुम स्विमिंग करते समय पानी को पीछे की तरफ धकेलोगे। अब पानी को अगर तुम पीछे की तरफ फोर्स लगाओगे तो इन टर्न पानी भी तुम्हारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा देगा। तो बेसिकली ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेसिस पे ही हो रहा है कि तुमने पीछे की तरफ फोर्स लगाई तो पानी ने तुम पे आगे की तरफ फोर्स लगा दी। इसका मतलब इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एट का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है अ वैगन, वैगन का मतलब होता है किसी ट्रेन का कंपार्टमेंट, किसी ट्रेन का एक डब्बा, of mass 2000 kg is separated from a train traveling at 9 km per hour and comes to the rest in 2 minutes। मुझे एक बात बताओ जरा कि जब भी किसी मूविंग फ्रेम से कोई बॉडी अलग होती है तो हमेशा याद रखना, किसी भी मूविंग फ्रेम से अगर कोई बॉडी अलग होगी तो वो उस पर्टिकुलर मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो वैगन है वो इनिशियली ट्रेन के साथ अटैच था और ट्रेन जा रही थी 9 किलोमीटर पर आवर से। तो जब ये वैगन अलग होगा ना, तो ये वैगन अलग भी उतनी ही वेलोसिटी से होगा। मतलब वैगन के पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना वो 9 किलोमीटर पर आवर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं तुम्हारे पास एक वैगन है। अब ये वैगन की भी इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये ट्रेन के साथ अटैच था। ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी तो वैगन भी 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी वैगन की इतनी। इसको तुम चाहो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो 9 × 5/18 से। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2.5 मेरे हिसाब से मीटर पर सेकंड। अब इन्होंने बोला है कि ये रेस्ट पे आया था 2 मिनट में, तो वही वाली कहानी। मान लेते हैं टी इक्वल्स टू 2 मिनट्स पे। 2 मिनट्स का मतलब होता है 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड पे ये रेस्ट पे आ गया। फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स ऑफ द वैगन एंड द ट्रैक? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि पीछे की तरफ लग रही है। तो मान लेते हैं कि जो पीछे की तरफ फोर्स लग रही है वो मैंने एफ ले ली। मुझे इस एफ की वैल्यू निकालनी है। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी वैसी क्वेश्चन है। फोर्स पीछे लग रही है तो एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ लग रही होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने यहाँ पे बेसिकली v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के पहले a निकाल लेता हूँ। तो फाइनल स्पीड है जीरो, इनिशियल स्पीड है 2.5 प्लस a मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू है 120। यहाँ से तुम्हारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का
2.5 डिवाइडेड बाय 120, मतलब माइनस का 5/2 इंटू 120। तो तुम सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा 24, माइनस का 1/48 आ रही है। तो इसका मतलब तुम्हारी जो एक्सेलरेशन आई है वो नेगेटिव में आई है, माइनस का 1/48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम्हें तो फोर्स निकालनी थी, एवरेज फोर्स निकालनी थी, तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज फोर्स जो पीछे लग रही है वो हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है वैगन का 2000 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/48। इसको तुम सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने से मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा, जो मैंने कैलकुलेट करा था, वो 41.66 न्यूटन आएगा। इसको अगर तुम अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 41.7। अगेन माइनस साइन तुम्हें सिर्फ ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन है फोर्स का वो अपोजिट टू द वेलोसिटी है। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज आंसर 41.7 है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि एन बॉल्स हैं, ईच ऑफ मास एम इम्पिंज। इम्पिंज करने का मतलब होता है स्ट्राइक करना, टकराना। इम्पिंज इलास्टिकली। इलास्टिकली का क्या मतलब है? वैसे तो हम जब आगे जाके कोलिजन पढ़ेंगे तो वहां पे इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि इलास्टिकली अगर कोई बॉडी कोलाइड करती है ना, तो इलास्टिकली कोलाइड करने का मतलब ये है कि बेसिकली आपकी जो बॉडी है उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मतलब टकराने से पहले जितनी स्पीड थी बॉल की, टकराने के बाद भी उतनी स्पीड है। तो देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड स्पीड। देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड स्पीड। डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा। टकराने से पहले मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, टकराने के बाद माइनस एक्स में आ जाएगा, डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ये मतलब होता है इलास्टिकली का। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से अब। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन बॉल्स हैं तुम्हारे पास, हर एक बॉल का मास एम है, और वो टकरा रहे हैं किसी वॉल के साथ या किसी सरफेस के साथ हर 1 सेकंड में, और इलास्टिकली टकरा रहे हैं, तो देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहे थे तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस। चलो करने की कोशिश करते हैं। सरफेस को मान लेते हैं मैंने वॉल ले लिया, ये मान लेते हैं मेरे पास वॉल है, दिस इज वॉल। अब यहाँ पे कितनी बॉल्स टकरा रही हैं? यहाँ पे ये जो बॉल है वो इधर की तरफ आ रही है। मान लीजिए मैं एक बॉल की बात करता हूँ, मैं एक सिंगल बॉल की बात करता हूँ। तो एक सिंगल बॉल का मास एम है और वो यू स्पीड से जा रही थी। टकराने से पहले उसकी यू स्पीड जो है वो राइट में थी। टकराने के बाद, क्योंकि मैंने बोला इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो स्पीड का लॉस होने नहीं वाला, तो टकराने के बाद भी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यू हो जाएगी वापस। अब एक काम करते हैं जरा, अपने को तो एवरेज फोर्स निकालनी है। अब एवरेज फोर्स का अगर तुम्हें याद हो तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था, सर एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता था टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि 1 सेकंड की बात चल रही है, कि 1 सेकंड में एन बॉल्स टकरा रही हैं, इसी वजह से मैंने टाइम को क्या ले लिया? 1 सेकंड। मैंने टी को यहाँ पे 1 सेकंड ले लिया, क्योंकि मुझे 1 सेकंड में पता करना है कि 1 सेकंड में एवरेज फोर्स क्या लग रही है। तो एवरेज फोर्स यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम एक बॉल की बात करें, फॉर वन बॉल, अगर हम एक बॉल की बात करते हैं, तो एक बॉल के लिए जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फाइनल मोमेंटम है माइनस का एम इंटू यू आई कैप। माइनस इसलिए क्योंकि माइनस आई कैप में जा रहा है, और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू यू आई कैप। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा माइनस का 2m इंटू यू आई कैप। अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम का, तो वो हो जाएगा 2mu। ये एक बॉल का मोमेंटम का चेंज आया, एक बॉल का, बट ऐसी कितनी बॉल्स टकरा रही हैं 1 सेकंड में? एन बॉल्स। तो अगर एक बॉल इतना मोमेंटम का चेंज लेके आती है, तो एन बॉल्स में कितना चेंज आएगा? फॉर एन बॉल्स, एन बॉल्स में जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आएगा, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, वो आ जाएगा 2mu, जो कि एक बॉल का है, मल्टीप्लाइड बाय एन। इसका मतलब ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2mnu। तो मेरे पास जो एवरेज फोर्स निकल के आएगी, जो ये एवरेज फोर्स एक्सर्ट कर रही है वॉल पे या सरफेस पे, वो आ जाएगी तुम्हारे पास एवरेज फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू 2mnu, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि टाइम को तो मैंने 1 सेकंड लेना था, तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास सेकंड।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो उसमें दे रखा है कि a 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, एग्जॉस्ट स्पीड दे रखी है 800 मीटर पर सेकेंड, to give an upward acceleration of 20 meter per second square, amount of gas ejected per second to supply the needed thrust is। तो ये रॉकेट प्रोपल्शन का एक केस है, देखते हैं इसको। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक रॉकेट था, ठीक है, मान लेते हैं रॉकेट था और रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा था, इसको ऊपर की तरफ हमें एक एक्सेलरेशन देनी है, कितनी, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रॉकेट का कुछ मास भी है, 5000 केजी मास भी है रॉकेट का, और क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो एग्जॉस्ट स्पीड है वो 800 मीटर पर सेकंड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो गैसेस निकल रही है ना, जो गैसेस निकल रही है रॉकेट से, अभी तुम लोगों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग भी देखी होगी, तो उसमें भी दिखाया होगा कि कैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो गैसेस बहुत हाई फोर्स से इजेक्ट होती हैं नीचे की तरफ। तो ये जो गैसेस नीचे की तरफ इजेक्ट हो रही है ना, ये जो यहाँ से नीचे की तरफ से निकल रही है गैसेस, ये गैसेस के इजेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये गैसेस एक थ्रस्ट फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ। तो एक थ्रस्ट फोर्स लगती है इजेक्टेड गैसेस की तरफ, तो इजेक्टेड गैसेस नीचे निकल रही हैं, और नीचे निकलने के प्रोसेस में ये जो थ्रस्ट फोर्स लगा रही है, ये किधर की तरफ लगा रही है, इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से रॉकेट को एक हेल्प मिल रही है ऊपर प्रोजेक्ट होने में। तो थ्रस्ट फोर्स किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू इजेक्टेड गैसेस। अब इस थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं थ्रस्ट फोर्स को? थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है, इट इज वी रिलेटिव या एग्जॉस्ट स्पीड जिससे ये निकल रही है गैसेस, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डीएम बाय dt। डीएम बाय dt क्या है? डीएम बाय dt बता रहा है आपको कि कितने रेट से मास ऑफ गैस इजेक्ट हो रहा है पर सेकेंड, क्योंकि गैसेस बाहर निकलेंगी उनका कुछ तो मास होगा, तो हर एक सेकंड में कितना मास बाहर निकल रहा है गैसेस का, उसको हम लोग डीएम बाय dt से शो करते हैं। तो थ्रस्ट फोर्स तो लग गई ऊपर की तरफ, और एक और फोर्स लग रही है रॉकेट पे, कौन सी? उसके खुद का वेट, तो mg लग गया उस पे नीचे की तरफ, और ओवरऑल एक्सेलरेशन जो है वो इसकी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन जो है वो इसकी ऊपर की तरफ है। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर न्यूटन लॉ लगाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा थ्रस्ट फोर्स माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो आएगी मेरे पास नेट फोर्स। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा इससे आंसर। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू थी वी एग्जॉस्ट डीएम बाई डी टी, एग्जॉस्ट स्पीड दे रखी है 800, डीएम बाई डी टी अपने को निकालना है, डीएम बाई डी टी निकालना है अपने को, माइनस मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 5000 मल्टीप्लाइड बाई जी, जी की वैल्यू है 10, क्वेश्चन में दे रखा है 10 लेना है, इज इक्वल टू मास है 5000 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, एक्सेलरेशन है 20। तो यहां से अगर तुम 800 इंटू डी एम बाई डी टी निकालोगे तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाइड बाय 30, उसको नेगेटिव वाले साइन को उधर ले जाना। यहां से ध्यान से देखो जरा, कैंसिल आउट हो रहा है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये भी जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारे पास यहाँ पे डीएम बाई डी टी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा 1500 बाय 8, जिसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 187.5 kg पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकंड में जो मास ऑफ गैस इजेक्ट आउट हो रहा है वो 187.5 केजी इजेक्ट आउट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी थर्ड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है कि अ बॉल रीचेज अ रैकेट एट 60 मीटर पर सेकंड अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन एंड लीव्स द रैकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। मतलब इलास्टिक कोलिजन हो रही है। Assuming that the mass of the ball is 50 ग्राम and the contact time is 0.02 सेकंड, मतलब कितनी देर के लिए कांटेक्ट में था, 0.02 सेकंड के लिए। फोर्स एक्सर्टेड बाय द रैकेट ऑन द बॉल। अगेन बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तुम्हारे पास एक रैकेट है, इस रैकेट को ना मैं ऐसे दिखा देता हूँ, मैं इसको वॉल की तरह ही दिखा देता हूँ, मान लेते हैं ये रैकेट ही है। इस रैकेट पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस एक्स डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकंड के से एक बॉल आ रही है, और टकराने के बाद रैकेट से वही 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो अभी कराया था मैंने एक ऐसा क्वेश्चन, पूछा रहा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रैकेट ऑन द बॉल। तो बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लो,
उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि कितनी फोर्स रैकेट लगा रहा था बॉल पे, निकालते हैं। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, ये मैंने अभी करवाया था तुम्हें। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, मास कितना दे रखा है इसका, मास दे रखा है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम दे रखा है, तो उसको ले लेंगे हम लोग, मास को भी हम एम ही लिख लेते हैं, एम मल्टीप्लाइड बाई 60 माइनस आई कैप, ये फाइनल मोमेंटम है, माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाई 60 आई कैप। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा माइनस का 2m इंटू 60 आई कैप। अब इस मास की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस का 2 इंटू मास की वैल्यू कितनी है, 50 ग्राम है, तो 50/1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 60, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा आई कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गए इससे, ये 5 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारे पास मेरे हिसाब से जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो माइनस का 6 आई कैप आ रहा है। अब तुम्हें तो एवरेज फोर्स निकालनी है, तो एवरेज फोर्स का तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। चेंज इन मोमेंटम है -6 आई कैप, टोटल टाइम जो लगा वो है 0.02 सेकेंड, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 600/2, दैट इज माइनस का 300 आई कैप न्यूटन। -300 आई कैप न्यूटन आ रहा है, -300 आई कैप न्यूटन का मतलब है कि 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है, बट माइनस आई कैप डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी, मेरे हिसाब से जो आएगा आंसर, वो आएगा सेकंड, 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है अलोंग -x डायरेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वो बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, मास ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। ठीक है, बना लेते हैं। एक ब्लॉक है 2 kg का, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाई कर रहा है, मतलब देर इज नो फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg/सेकेंड, डीएम बाई dt देती है, ध्यान से देखो, यूनिट से पहचान जाया करो। केजी पर सेकंड दे रखी है, मतलब डीएम बाई dt दे रखा है, मास पर सेकंड दे रखा है, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। ये भी वही वाला केस है जैसे रॉकेट प्रोपल्शन का था, बट थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक जेट होगा जो कि पानी निकाल रहा होगा, यहाँ पे एक जेट होगा जो कि यहाँ से पानी निकाल रहा होगा, यहाँ से ऐसे, ये वाटर है, ये वाटर है, ये जेट है, ये जेट जो है ये पानी निकाल रहा है। अब ऑब्वियसली बात है, पानी अगर स्ट्राइक करेगा 2 kg को, तो पानी भी अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा 2 kg को, पानी के पास भी तो कुछ वेलोसिटी होगी, तो पानी भी अपने मोमेंटम जो है वो 2 kg को ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से जो 2 kg वाला ब्लॉक है इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो कितनी फोर्स क्रिएट होगी इस पे, कितनी थ्रस्ट फोर्स लगेगी इस पे, तो थ्रस्ट फोर्स का एक ही फॉर्मूला होता है, जब भी मास वेरी कर रहा होता है ना, तो एक ही फॉर्मूला होता है, v मल्टीप्लाइड बाय dm बाय dt। अब कितनी वेलोसिटी से आ रहा है जेट, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो v आ जाएगा 5, और dm बाई dt तुम्हें कितना दे रखा है, 1 kg/सेकेंड, तो dm बाई dt हो जाएगा 1। तो थ्रस्ट फोर्स जो तुम्हारे पास लगेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 5 न्यूटन लग जाएगी थ्रस्ट फोर्स। अगर थ्रस्ट फोर्स तुम्हारी 5 न्यूटन आ गई है, तो तुम्हारी जो एक्सेलरेशन होगी इस ब्लॉक की वो कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी थ्रस्ट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 5 न्यूटन की थ्रस्ट फोर्स है, मास है 2 kg, आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम टू द 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलना चाह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted on by a net force F which varies with time t as shown in the graph. Then the net momentum in SI units gained by the body at the end of 10 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे ना इनिशियली इन्होंने कुछ नहीं बोल रखा कि इनिशियली कितना मोमेंटम था, तो जब कुछ नहीं बोल रखा तो हम लोग इनिशियल मोमेंटम मान के चलेंगे कि कितना है, जीरो है, लेट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है कि जो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ वो किसके बराबर होता है, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ जो है दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी के बराबर होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकाल लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि 10 सेकंड में कितना मोमेंटम इसके पास था, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। तो मैंने बोला कि पी फाइनल
माइनस पी इनिशियल तो जीरो ही हो गया, इज इक्वल टू, अब इस पर्टिकुलर का एरिया निकाल लेते हैं। अब या तो तुम ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल करके निकाल लो, या फिर तुम डायरेक्टली ट्रेपेजियम का लगा सकते हो। तो मैं ट्राइंगल वाले करके निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, पहले वाले केस में आ जाएगा हाफ 4 × 20, फिर रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 4 है और हाइट जो है वो 20 है, और फिर एक और रेक्टेंगल आया, विड्थ है तुम्हारी 2, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू है 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 80 प्लस 20। ध्यान से देखो तो ये 140 आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज ऑल्सो 140 kg मीटर पर सेकेंड। तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The mass of the block is 0.5 kg. The force exerted by the block A on the block B. बेसिकली तुम्हें A और B पॉइंट के बीच की नॉर्मल रिएक्शन लगानी है, बट ये दोनों ब्लॉक्स एक लिफ्ट में रखे हुए हैं जिसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम चाहो तो इसको किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर सकते हो, लिफ्ट के फ्रेम से भी कर सकते हो, ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हो। मैं ग्राउंड के फ्रेम से कर देता हूं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लेते हैं कि मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ए पे देखो क्या क्या लग रहा है। एक तो ए का मास लग रहा है विच इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय जी 10, जो कि हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 न्यूटन। और क्योंकि ए बी पे, ए जो है वो बी पे नॉर्मल लगा रहा होगा नीचे, तो बी भी ए को पुश कर रहा होगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ए पे ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लग रहा होगा, वही तो निकालना है अपने को। और ए जा कैसे रहा है, अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई बंदा देखेगा तो उसको ये दिखेगा कि जो ए है वो नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन लिखोगे तुम लिखोगे 5 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ए का मास था 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां से तुम नॉर्मल निकालोगे तो आ जाएगा 5 माइनस 0.2, 5 इंटू 2 बेसिकली 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। इसका मतलब ए और बी के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो 4 न्यूटन है मेरे हिसाब से। तो 15 का जो आंसर आएगा दैट विल बी सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोल रहा है, 6 नहीं सॉरी 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ लिफ्ट, इट टेक्स टाइम t1 टू रीच द फ्लोर व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट टेक्स टाइम t2 व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कंपेयर कर रहे हैं कि t1 ज्यादा होगा या t2 ज्यादा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, और लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक लिफ्ट है, मैं दोनों केसेस ले रहा हूं, केस नंबर 1 ले रहा हूं पहले मैं। केस 1 में बोल रखा है उन्होंने केस 1 में उन्होंने बोल रखा है कि तुम्हारे पास जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लेते हैं उस एक्सेलरेशन को ए। इस लिफ्ट के अंदर एक कॉइन को ड्रॉप करा गया, मान लेते हैं कॉइन को ड्रॉप करा गया, ये कॉइन है, और कितनी हाइट से ड्रॉप करा गया, लिफ्ट के बेस से जो हाइट थी मान लेते हैं वो थी एच, वो मान लेते हैं एच थी। तो अगर तुम लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बातें करोगे, मान लेते हैं यहां पे कोई बैठ गया, ये मान लेते हैं O1 ऑब्जर्वर है जो कि लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है। तो सोच के बताना जरा, कॉइन को हमने क्या करा है, कॉइन को हम लोगों ने करा है ड्रॉप। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू O1 कैलकुलेट करूंगा चीजें, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं इट इज विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, O1 ले लो या लिफ्ट ले लो एक ही बात है, क्योंकि O1 भी तो लिफ्ट में बैठा है। तो O1 को क्या लगेगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, रिलेटिव मोशन हम पढ़ चुके हैं। अब कॉइन की एक्चुअल एक्सेलरेशन क्या है, कॉइन तो मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है ना,
कॉइन तो ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रहा है, जैसे ही तुमने इसको ड्रॉप करा कॉइन ग्रेविटी के इफेक्ट में है। तो अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से इसकी एक्सेलरेशन देखोगे कॉइन की, तो वो तो तुम्हारे पास जी के बराबर आएगी ना। इसका मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है वो है जी। तुम चाहो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान लो। तो क्योंकि जी भी नीचे की तरफ लग रही है तो वो भी पॉजिटिव मानी जाएगी। तो कॉइन की एक्सेलरेशन हो जाएगी जी माइनस लिफ्ट की एक्सेलरेशन कितनी है, वो भी नीचे की तरफ है, नीचे वाले डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना तो जी माइनस से हो जाएगी। तो ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब तुम्हें पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में तुमने पढ़ा भी होगा कि अगर किसी कॉइन को ड्रॉप करोगे एच हाइट से, तो जो नीचे आने में टाइम लेता है वो √2h/g होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो टाइम लगेगा t1 दैट विल बी √2h डिवाइडेड बाय, अब g नहीं आएगा, अब g माइनस ए आएगा, क्योंकि कॉइन की एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये है अब। और हम तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं, तो हम लोग ये वाली एक्सेलरेशन यूज करेंगे। इसी तरीके से केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में बोल रहा है सेम वही कंसेप्ट। इस बार क्या हुआ, इस बार ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, कॉइन को फिर से ड्रॉप करा गया वही सेम हाइट एच से। तो इस बार अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात करेंगे, इसके लिए भी हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इस वाले केस के लिए जो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, मैं अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, कॉइन की एक्सेलरेशन है जी माइनस लिफ्ट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, बट हमने तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इसका मतलब ऊपर वाला डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी जी प्लस है। यहां से टाइम निकालो t2, ये आ जाएगा √2h डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। अब तुम देख लो दोनों को कंपेयर करके, t1 जो है वो g माइनस ए के पे डिपेंड कर रहा है, t2 g प्लस ए पे डिपेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ गया तो न्यूमरेटर घट जाएगा, डिनोमिनेटर घट गया तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी फर्स्ट। t1 जो है वो ग्रेटर देन t2 हो गया, क्योंकि t1 वाले केस में ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है वो घट गई है, तो टाइम ज्यादा लगेगा इसको ड्रॉप होने में। आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 16 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलो 17 पे आते हैं हम। 17 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बुलेट्स ऑफ 0.03 kg 0.03 kg mass each hit a plate at the rate of 200 bullets per second with a velocity of 30, average force acting on the plate। मैंने फिर वही वाली बात हो गई, यहाँ पे एक सेकंड में कितने बुलेट्स हिट कर रही हैं, 200। तो कितना मास हिट कर रहा है बुलेट्स का एक सेकंड में, एक बुलेट का मास दे रखा है, मैं ऐसे लिख देता हूं, मास ऑफ बुलेट्स हिटिंग पर सेकेंड, उसको मैं बता देता हूं dm/dt। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन बुलेट। सोचो ना, एक बुलेट का मास अगर 0.03 है और अगर एक सेकंड में 200 बुलेट हिट कर रही हैं, तो अगर तुम्हें टोटल पता करना है कि कितना मास बुलेट्स का हिट करा पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली मास ऑफ वन बुलेट को मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, तो मास पता लग जाएगा जो हिट कर रहा है पर सेकेंड। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मास ऑफ वन बुलेट है 0.03 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड है 200, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6 kg पर सेकेंड। अब मैंने तुम्हें हमेशा बोला था जब भी मास वेरी कर रहा होता है और वेलोसिटी दे रखी होती है, तो एवरेज फोर्स एक ही होती है, थ्रस्ट फोर्स के बराबर होती है, दैट इज v dm/dt। v दे रखा है तुम्हें 30, dm/dt दे रखा है 6, आंसर आ जाएगा 180 इज द करेक्ट आंसर। तो 17 का मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा दैट विल बी सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकेंड। द मैन होल्डिंग इट कैन exert a maximum force of 144 न्यूटन on the gun.
हाउ मेनी बुलेट्स कैन ही फायर पर सेकंड एट द मोस्ट। अगेन पर सेकंड की बात आ रही है। अब इस क्वेश्चन में क्या है यार, तुमने ये चीज देखा भी होगा कि अगर कोई राइफल पकड़ोगे और अगर तुम बुलेट को हिट करोगे, मतलब बुलेट अगर बाहर निकलेगी, तो बुलेट के बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, बुलेट जो जो गन है उस गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई है, तभी तो बुलेट जो है वो बहुत तेजी से बाहर आ रही है। तो पक्की बात है, अगर गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई है तो बुलेट भी तो गन पे फोर्स लगाएगी। और अगर बुलेट गन पे फोर्स लगाएगी तो जो गन है वो पीछे की तरफ धक्का मारेगी। अब अगर मैन का जो शोल्डर है, अगर वो उस धक्के को नहीं झेल पाएगा तो वो फायर ही नहीं कर पाएगा बुलेट्स को। इसी वजह से इन्होंने बोल रखा है कि जो मैन है ना वो इतनी मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर सकता है गन पे। मतलब इतनी फोर्स तक तो अगर बुलेट ने गन को दी तब तक तो वो झेल जाएगा। अगर इससे ज्यादा फोर्स दे दी बुलेट्स ने गन को तो फिर भैया वो फायर नहीं कर पाएगा उनको। इसका मतलब ये तो पता लग गया है कि जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स बुलेट लगा रही है गन पे, फोर्स ऑन बुलेट, सॉरी, फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट किसके बराबर है, वो 144 न्यूटन के बराबर है। क्योंकि इतना ही मैक्सिमम एक्सर्ट कर सकता है मैन गन पे। तो बुलेट गन पे कितना लगा रही है फोर्स, 144। अब हमें पता है कि यार एक बुलेट जो है जब वो निकलेगी बाहर तो उसकी, फॉर वन बुलेट, एक बुलेट की अगर हम बात करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि अभी तो वो बुलेट अंदर थी गन के, तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। बट जब वो बाहर निकली तो 1200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकली, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बुलेट का, ये आ जाएगा 1200 मास वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास। 40 ग्राम है तो 40 बाय 1000 कर लेते हैं, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसका मतलब 48 केजी मीटर पर सेकंड का फाइनल मोमेंटम है। तो एक बुलेट ने कितना फोर्स लगाई गन पे, फोर्स ड्यू टू वन बुलेट कितनी लगेगी, सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम है 45, 48, और टाइम अपने 1 सेकेंड ले रखा है, तो 48 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक बुलेट की वजह से। लेट देयर आर एन बुलेट्स, मान लेते हैं एन बुलेट्स फायर करी, मान लेते हैं एन बुलेट्स फायर करी पर सेकेंड। तो ये एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बुलेट से 48 लगाया और मैक्सिमम जो फोर्स एक्सर्ट हो सकती है वो 144 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 144 बराबर एक बुलेट का फोर्स है 48, तो एन बुलेट्स की फोर्स क्या हो जाएगी, एन इंटू 48। तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 डिवाइडेड बाय 48, दैट विल कम आउट टू बी 3। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तीन बुलेट्स फायर करेगा तो 144 न्यूटन की फोर्स जनरेट हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा बुलेट्स फायर करने की कोशिश करी तो फोर्स इससे एक्सीड कर जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलना चाह रहा है कि एक पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फोर्स के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रखा। which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane, it follows that. तो पक्की बात है कि मान लेते हैं ये बेसिकली एक क्लासिक कंसेप्ट है। ये जो चीज है ये कंसेप्ट है जो किसको समझाना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है बेसिकली सर्कुलर मोशन को। तो अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन में भी यही होता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगती है और हमेशा सेंटर की तरफ होती है, और इसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं। तो वेलोसिटी अगर इधर है तो फोर्स इधर लगने लग जाएगी, अगर वेलोसिटी इधर पहुंची तो फोर्स नीचे लगने लग जाएगी सेंटर की तरफ। अगर पार्टिकल इधर पहुंचा तो वेलोसिटी जो फोर्स है वो इधर लगने लग जाएगी, अगर पार्टिकल इधर पहुंचा तो फोर्स जो है वो उसको ऊपर लगने लग जाएगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, बट क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हाँ, फोर्स का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। सिर्फ वेलोसिटी ऐसी है जो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है, पहले ऐसे था, फिर इधर हो गई, फिर इधर हो गई।
फिर इधर हो गई, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो पहला ऑप्शन देखो जरा, पहले ऑप्शन में बोल रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये तो गलत हो गया। वेलोसिटी थोड़ा ना कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वेलोसिटी का। वेलोसिटी तो वेरी कर रही है ना, क्योंकि स्पीड, क्योंकि डायरेक्शन वेरी कर रहा है। फिर क्वेश्चन में बोल रखा है कि इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा। तीसरा दे रखा है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ये सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे। उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वो तो स्पीड पे डिपेंड कर रही है ना, और अगर वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है, अगर ये v स्पीड है, तो स्पीड तो कांस्टेंट ही है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है, कांस्टेंट है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं, भले ही फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजिंग, तो पक्की बात है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी, कैसी है, वेरिएबल है। और अगर फोर्स वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसी होगी, वेरिएबल होगी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो फोर्थ विल बी द परफेक्ट, सॉरी थर्ड विल बी द परफेक्ट आंसर। चौथा ऑप्शन भी गलत है। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि स्पीड कांस्टेंट है? बहुत सिंपल है। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी लगती है ना, तो ये वाली फोर्स कभी भी मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। अगर कोई फोर्स इसके पैरेलल या इसके एंटी पैरेलल होती तो ही चेंज कर पाती। आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी फिर आगे वाली वीडियोस में मैं लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि सिक्स फोर्सेस lying in a plane and forming angles of 60 डिग्री relative to one another, मतलब हर दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, आर अप्लाइड टू द सेंटर ऑफ अ होमोजीनियस स्फीयर विद अ मास ऑफ 6 केजी। तो चलो फिगर बनाते हैं साथ में। एक 6 केजी का मास है, एक 6 केजी का होमोजेनियस स्फीयर है, और उस पे 6 फोर्सेस लग रही हैं सेंटर पे, उसके सेंटर पे 6 फोर्सेस लग रही हैं। उनकी वैल्यूज भी तुम्हें दे रखी है, और उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। मतलब हर दो कंसेक्यूटिव फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, कर लेते हैं कैलकुलेट, ध्यान से देखो। मान लेते हैं सेंटर है, एक फोर्स इधर दिखा देते हैं F1, जिसकी वैल्यू 1 न्यूटन ले लेते हैं। एक फोर्स इधर आ जाएगी, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, इसकी वैल्यू 2 न्यूटन ले ली। एक फोर्स इधर की तरफ आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 न्यूटन ले ली। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, टोटल एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद 60 डिग्री और जाओगे, मतलब 120 तो था ही, 60 डिग्री और ऐड करो तो 180 पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब जो है, जो चौथी फोर्स है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। कितनी है, ये हो जाएगी 4 न्यूटन। फिर पांचवी फोर्स जो है वो और 60 डिग्री पे, मतलब इसके अपोजिट आ जाएगी। पांचवी फोर्स है 5 न्यूटन की, और लास्ट की फोर्स जो इसके अपोजिट होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ऐसा है ये डायग्राम। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। यहां पे लग रही है 1 न्यूटन राइट में, ये सारे 60 डिग्री के एंगल्स हैं, अगर तुम्हें याद हो तो। ये सब 60 डिग्री हैं, ऑल आर 60 डिग्री। ऑल आर 60 डिग्री। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इधर लग रही है 1 न्यूटन और इधर लग रही है 4 न्यूटन, तो नेट कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया राइट में, सॉरी लेफ्ट में। इसी तरीके से इधर लग रही है 2, इधर लग रही है 5, तो 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। इधर लग रही है 6, इधर लग रही है 3, 6 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब एक 3 यहाँ पे आ रहा है, और एक 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तीन फोर्सेस बची हैं अब तुम्हारे पास। अब देखो जरा, ये वाला जो टोटल एंगल है ये 120 डिग्री का होगा। अब लॉजिकली सोच के देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर यहाँ 3 न्यूटन है, मतलब यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों 120 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहे हैं, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा, क्या वो भी तुम्हारा सेम मैग्नीट्यूड का होगा?
वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो इधर लगा दी 3 न्यूटन। अभी मैं सिर्फ इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाली 3 का और ये वाली 3 का। इनका रिजल्टेंट पक्की बात है इनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, जो कि 3 इधर की तरफ है। तो ये 3 और ये 3 का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इधर की तरफ लाई करेगा, और इस रिजल्टेंट का भी वैल्यू कितनी होगी, 3 न्यूटन ही होगी। इसका मतलब तुम्हारे पास अब इफेक्टिवली दो फोर्सेस बची हैं, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तुम्हारे पास अब इफेक्टिवली दो फोर्सेस बची हैं, एक 3 न्यूटन बची है जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ रहा था, और एक एक्स्ट्रा 3 न्यूटन पहले से थी तुम्हारे पास अवेलेबल। तो तुम्हारा जो टोटल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स यहां से जनरेट होगी तुम्हारी 6 न्यूटन। और अगर नेट फोर्स 6 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय मास है 6, कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मेरे हिसाब से मैंने 20 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में 7 से 20 तक डिस्कस करें, बाकी आगे अपकमिंग वीडियोस में और डिस्कस करूंगा। थैंक यू। बेटा अगर तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है इन क्वेश्चन से, तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको सिमिलर वीडियोस चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन की, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।